Hello friends, welcome to Study Attic. I am तुषार। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फ्रेंच का एडवेंट, थोड़ा सा गवर्नर्स के बारे में पढ़ा था और थोड़े से रीज़न को देखा था कार्नेटिक वॉर्स के। आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो कार्नेटिक्स वॉर की ही डिटेल को पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर्स को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, एक मैप देखिए जिसमें पूरे ही फोर्ट्स के बारे में बताया गया है। फ्रांस के फोर्ट्स कहाँ पे थे, डेन्स के फोर्ट्स कहाँ पे थे, पोर्टुगीज के कहाँ पे थे, ब्रिटिश के कहाँ पे थे, मतलब कहाँ कहाँ पे उन्होंने फोर्ट एस्टैब्लिश किए थे। अब ये फोर्ट्स जो हैं और इनके जो फैक्ट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स थी, क्योंकि आने वाली जो वॉर्स होंगी तो वो जो फोर्ट्स होंगे इनके वो मेजर टारगेट्स बन जाते थे, जिसको एक्वायर करने के बाद वो ये क्लेम कर सकते थे कि नाउ दे हैव एक्वायर्ड समवन एल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मान लो फोर्ट सेंट जॉर्ज को फ्रांस एक्वायर करेगा अब कार्नेटिक वॉर्स के दौरान, तो अब क्या होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज को जब एक्वायर कर लेगा तो वो ये क्लेम कर देगा कि आई हैव एक्वायर्ड योर प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स को वो ऐसा बोल देंगे। तो ये एक मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ एक ऐसे फोर्ट्स बताए गए हैं, ये फ्लैग्स के साथ बताया गया है कि कौन सी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस कंट्री की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये इससे ये इनकी कॉलोनाइजेशन का भी जो फंडा है वो समझ आता है कि कौन सी जगह कहाँ पे कौन एस्टेब्लिश्ड था। अभी चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो किसके बीच में लड़ी गई, इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। और कहाँ लड़ी गई, कार्नेटिक रीजन में। कार्नेटिक रीजन कौन सा है, तमिलनाडु के नीचे वाला रीजन। उसकी कैपिटल क्या है, आरकोट। ठीक, अब इस वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे वे कौन कौन थे, एक तो थे जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स ये गवर्नर थे फ्रेंच की तरफ से, और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, ब्रिटिश की तरफ से थे मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। और एक जो और इसमें बंदे इन्वॉल्व थे वो थे अनवरुद्दीन खान। अब अनवरुद्दीन खान कौन थे, अनवरुद्दीन खान थे नवाब ऑफ कार्नाटिक। कार्नाटिक के नवाब थे अनवरुद्दीन खान। तो इसमें अब होता क्या है, कार्नेटिक वॉर में जो पहली कार्नेटिक वॉर लड़ी गई, तो इन 1745 एन इंग्लिश कैप्टन कैप्चर्ड फ्यू फ्रेंच शिप्स। एक इंग्लिश कैप्टन ने कुछ फ्रेंच की जो शिप्स थी ट्रेड करने के लिए आ रही थी उनके ऊपर कब्जा जमा लिया, जिससे फ्रेंच और बेसिकली डुप्लेक्स का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, फ्रेंच डिफेंडेड अगेंस्ट दिस अटैक एंड कैप्चर्ड मैड्रास। फ्रेंच ने इस अटैक के कारण क्या किया, रिटेलिएशन में मैड्रास को कैप्चर कर लिया। उस समय मैड्रास पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। फ्रेंच द्वारा मैड्रास को कैप्चर किए जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने बदला लेने के लिए पौंडीचेरी पर अटैक कर दिया। उस समय में पौंडीचेरी में मेजर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स थी। मैंने बताया था ना आपको, पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश होंगी इसकी फ्रांस की मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स, वहां से उनका मेन सेंटर चलेगा। तो वहां पे पौंडीचेरी पे जो है ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स लेकिन नाकाम रह जाते हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के अगेंस्ट नवाब ऑफ कार्नेटिक, क्या नाम था उसका, अनवरुद्दीन खान, उससे जाके मदद मांगी और नवाब ने ब्रिटिशर्स का साथ देने का फैसला कर लिया। अब नवाब ने क्या किया, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिटिशर्स को मद्रास लुटाने के लिए कहा, लेकिन फ्रेंच ने उन्हें यह कहा कि हम मद्रास को बाद में लुटा देंगे ब्रिटिशर्स को। अब इस तरह के जवाब से नवाब भी गुस्सा हो गया और उसने अपनी काफी बड़ी सेना को ब्रिटिश सेना के साथ मिला के फ्रांस के अगेंस्ट भेज दिया। अब डुप्लेक्स क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट लीडर था, जिसका अब ये परिणाम हो जाता है कि जब अनवरुद्दीन खान ब्रिटिश फोर्सेस के साथ अपनी फोर्सेस मिला के
डुप्लेक्स के अगेंस्ट भेजता है, तो ब्रिटिशर्स के मुकाबले फ्रेंच सेना का नंबर कम होने पर भी फ्रेंच फोर्सेस ने नवाब और ब्रिटिशर्स को माइलापोर में 1746 ईस्वी में, मतलब 1746 में हरा दिया। माइलापोर कौन सा रीजन है जी? जिसको हम मॉडर्न डे चेन्नई कहते हैं, उस टाइम उसको माइलापोर कहते थे। अब ये नवाब की हार ने फ्रेंच फोर्सेस की एफिशिएंसी को दर्शा दिया और इंडियन रूलर्स की फोर्सेस की वीकनेस को एक्सपोज करके रख दिया। अब इस पॉलिसी को इन फ्यूचर लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश साम्राज्य को एक्सपेंड करने में यूज करेगा। कौन सी पॉलिसी को? कि इंडियन फोर्सेस वीकर हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन फोर्सेस, और वो क्या कहेगा किंग्स को कि मेरी यूरोपियन फोर्सेस को अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रखिए और मुझे उसके लिए पैसे दीजिए। अब लॉर्ड वेलेस्ली इसको बाद में सब्सिडरी अलायंस में यूज करेगा, जिसमें वो भारतीय राज्यों को यूरोपियन फोर्सेस रखने के लिए मजबूर करेगा और उनकी प्रोटेक्शन के नाम पर उन्हें कंगाल करके पूरा राज्य ही हथिया लेगा। राइट? इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो थी, इसका अंत 1748 में विद द ट्रीटी ऑफ ए ला शेपेल, मतलब एक्स ला शेपेल, AIX-LA-CHAPELLE, एक्स ला शेपेल, जिसको हम क्या कहते हैं? आचेन की संधि। आचेन की संधि 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स ला शेपेल होती है, इसको आचेन की संधि भी कहते हैं। इसके साथ 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का अंत होता है। ठीक, इस ट्रीटी में डुप्लेक्स को मद्रास ब्रिटिशर्स को लौटाना पड़ जाता है, और ब्रिटिशर्स को क्या करना होता है? ब्रिटिशर्स को क्यूबेक जो है फ्रेंच को देना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने तो फ्रेंच को कनाडा दे दिया, कनाडा का क्यूबेक प्रोविंस दे दिया, लेकिन डुप्लेक्स मद्रास को नहीं लौटाता, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? सेकंड कार्नेटिक वॉर हो जाती है। राइट? अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर को भी। सेकंड कार्नेटिक वॉर का टाइम क्या था? 1749 से लेके 1754 तक का। अब इसमें क्या बोलेंगे हम कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला शेपेल के 1 साल के बाद ही ब्रिटिश और फ्रेंच के कमर्शियल मोटिव्स टकरा जाते हैं, और मद्रास ना लौटाए जाना तो पहले से ही एक बड़ा कारण रहा सेकंड कार्नेटिक वॉर का। मतलब एक ट्रीटी हुई, उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच के कमर्शियल मोटिव्स टकराए, और मद्रास लौटाया नहीं फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को, तो ये सेकंड कार्नेटिक वॉर का कारण बन गया। इस वॉर में पहले 1749 में फ्रेंच कार्नेटिक के कैपिटल आरकोट पर अटैक करते हैं। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव बड़ा एफिशिएंट लीडर था। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव काउंटर अटैक करते हैं। फ्रेंच को आरकोट से रिट्रीट करना पड़ जाता है। ठीक है, इस बार क्या हुआ? फ्रेंच को आरकोट से रिट्रीट करना पड़ जाता है, पीछे मुड़ना पड़ जाता है। मीनवाइल क्या होता है? 1748 में निजाम ऑफ हैदराबाद, जिसका नाम था असफ झा, और उस टाइम पे निजाम को क्या बोलते थे? हैदराबाद के निजाम को बोलते थे निजाम उल मुल्क, निजाम हाइफन उल मुल्क। ठीक है, 1748 में निजाम उल मुल्क जो कि असफ झा था, उसकी डेथ हो जाती है, और वहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। ठीक, अब इस राजगद्दी की लड़ाई की इंटरनल पॉलिटिक्स में फ्रेंच खुद को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि अपना पपेट रूलर वहां पे बिठाकर खुद के लिए बेनिफिट्स ले सकें। एक फ्रेंच ऑफिसर था जो कि डेप्यूटी था डुप्लेक्स का, उसका नाम था बसी, BUSSY, बसी। वो हैदराबाद की रियासत को अपने पक्ष में कर लेता है। दूसरी तरफ
आरकोट तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में थी। अब आपने दो जगह को मैप के थ्रू याद रखना है। पहली बात कर रहे हैं हम हैदराबाद की, जहां पे निजाम उल मुल्क था जिसका नाम था असफ झा। दूसरी बात हम कर रहे हैं कार्नेटिक रीजन की, कार्नेटिक जिसकी कैपिटल क्या थी, आरकोट। तो मैं जब आरकोट कहूं या कार्नेटिक कहूं बात एक ही है। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन्स आपको एक किस्सा समझाता हूं। निजाम उल मुल्क असफ झा, उसका मैटरनल ग्रैंडसन जिसको दोता कहते हैं हम, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। और असफ झा के बेटे जिसका नाम था नासिर जंग, उनमें आपस में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। जब असफ झा मर जाता है तो उसकी गद्दी के लिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में एक पावर स्ट्रगल चलता है। मुजफ्फर जंग कौन था? मुजफ्फर जंग था ग्रैंडसन असफ झा का। और नासिर जंग कौन था? नासिर जंग था असफ झा का बेटा। ठीक है जी। अब आप ध्यान में क्या रखेंगे कि जो कार्नेटिक रीजन है उसमें एक नवाब था। ठीक है, उस नवाब का नाम था अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान। अब उसने क्या किया, उसने नासिर जंग को सपोर्ट किया। ठीक है, नासिर जंग को सपोर्ट किया, जबकि मुजफ्फर जंग ने क्या किया, फ्रांस की मदद ले ली और अनवरुद्दीन के खिलाफ बैटल में कूद पड़ा। फ्रांस, मुजफ्फर जंग एक तरफ और ब्रिटिशर्स और दूसरा नासिर जंग एक तरफ, ये आपस में बैटल में कूद पड़े। किस थ्रोन के लिए? निजाम ऑफ हैदराबाद के थ्रोन के लिए। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ अंबर, AMBUR, अंबर। और इसमें अनवरुद्दीन मारा गया। अब अनवरुद्दीन के मारे जाने से कार्नेटिक का थ्रोन अचानक खाली हो गया और उसको हासिल करने के लिए दो लोगों में फिर से टसल स्टार्ट हो गई। अब कार्नेटिक थ्रोन को क्लेम करने वालों में एक था मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली कौन था? जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था। और दूसरी तरफ था चंदा साहेब। चंदा साहेब जो था वो पहले कार्नेटिक रीजन के ही एक नवाब थे, दोस्त अली खान, उनका दामाद था। ठीक है, तो अब दोस्त अली खान के दामाद चंदा साहेब और मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था, इनमें पावर टसल चलने लग गया कि कौन इस राजगद्दी को संभालेगा, कार्नेटिक के थ्रोन को कौन संभालेगा। अब यहां पर भी फ्रेंच जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं चंदा साहेब को, और ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट करते हैं? मोहम्मद अली को। यहां तक, इस इवेंट तक जो फ्रेंच थे वो रहे डोमिनेंट, उनका वर्चस्व रहा। बैटल ऑफ अंबर में जीतने के बाद डुप्लेक्स को कृष्णा रिवर के साउथ की सभी टेरिटरीज का इंचार्ज बना दिया गया। कृष्णा रिवर को मैप में देखो और उसके नीचे की जितनी भी फ्रेंच टेरिटरीज थी उनका इंचार्ज बना दिया गया डुप्लेक्स को। और जो डेप्यूटी था डुप्लेक्स का, डेप्यूटी कौन था डुप्लेक्स का? बसी, फ्रेंच ऑफिसर बसी के बारे में बात की थी ना हमने पहले। तो फ्रेंच ऑफिसर बसी को, बसी जो था उसने निजाम को अपना पपेट बना लिया था। और उसने क्या किया था, उससे नॉर्दर्न सरकार का एरिया एक्वायर कर लिया था। नॉर्दर्न सरकार का एरिया कौन सा है? जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का आज का कुछ रीजन है, ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहता था और उसको बोलते थे नॉर्दर्न सरकार। इसको बसी ने हथिया लिया था, किससे? निजाम से। ये तो थी बिहाइंड द सीन्स टू शॉर्ट स्टोरी। अब क्या होता है कि इस शॉर्ट सक्सेस के बाद, ये छोटी सी जो सक्सेस हासिल की, चंदा साहिब को थंजावुर के राजा ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद से मार दिया। अब थंजावुर कौन सा एरिया है? ये ध्यान में रखिए, कार्नेटिक के ही बिल्कुल पास में है। थंजावुर तमिलनाडु में ही है आज के। तो रॉबर्ट क्लाइव की मदद से थंजावुर के राजा ने चंदा साहेब को मार दिया और उसकी सारी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया।
मीनवाइल एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है फ्रेंच के लिए कि फ्रेंच सरकार ने बढ़ता हुआ वायलेंस देखा इंडिया में, तो इस बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए 1754 में डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और उसकी जगह वहां पे दूसरा गवर्नर भेज दिया जिसका नाम था गोडेहू, GODEHU, गोडेहू। इस दौरान मोहम्मद अली को कार्नेटिक स्टेट का नवाब बनाया गया। लेटर ऑन क्या होगा, जो मुजफ्फर जंग है वो भी मारा जाएगा और सलाबत जंग को नया निज़ाम हैदराबाद का बना दिया जाएगा। ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर थी ये भी इनकन्क्लूसिव रही। अब आप देखेंगे कि कैसे डुप्लेक्स को वापस ले जाना, वापस बुला लेना फ्रेंच सरकार को काफ़ी महंगा पड़ा। यूजुअली क्या था कि फ्रांस की ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कौन कंट्रोल करता था? इसको कंट्रोल करती थी फ्रेंच सरकार खुद। और वो क्या थी, कैपिटलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो नहीं करती थी। वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस नोबल्स का चलता था और वो अपने जो फेवरेट थे उनको एज ए गवर्नर अपॉइंट करते थे, अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करते थे और वो वहाँ से बेनिफिट लेने पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, मतलब पर्सनल बेनिफिट लेने पे ज़्यादा विश्वास करते थे। कंपनी की होलिस्टिक ग्रोथ में वो हेल्पफुल नहीं थे। ये बड़ा कारण बन जाता है डिक्लाइन का फ्रेंच की। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर।